हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल लाकाड़ और आप देख रहे हैं मच मोर। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ ए हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। एक हैप्लॉइड मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो व्हाट इज हैप्लॉइड? तो क्या होता है, जो सेल होता है ना, उसके न्यूक्लियस में कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमैटिन फाइबर्स एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं और उन पैटर्न से बनते हैं क्रोमोसोम्स। अगर एक क्रोमोसोम, जैसे कि मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है और इसके साथ एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसा सेल जिसमें एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे डिप्लॉइड सेल, और ऐसा सेल जिसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। तो मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, ये दोनों ही एक हैप्लॉइड सेल हैं। और जब इनका फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? सो द क्वेश्चन इज वेयर इट टेक्स प्लेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसमें ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये है एम्फुला और ये है इस्थमस। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इस्थमस, बट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज दिस, which is called isthmus amphula junction। आइए अब देखते हैं ओवम के स्ट्रक्चर को। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसे बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ये फॉलिकल सेल्स की बनी होती है। इसके नीचे एक और लेयर होती है जो कि जेली लाइक मटेरियल से बनी होती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, उसे बोलते हैं जोना पेलिस्यूडा। अब इसके नीचे सीधा अपना ओवम वाला सेल आता है जिसकी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जोना पेलिस्यूडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है जिसे कि बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। इसके नीचे अपना ओवम आ जाता है। ओवम के अंदर ग्राउंड मटेरियल, जैसे कि नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर होता है ओप्लाज्म। उसके अंदर आता है न्यूक्लियस और उसके अंदर क्रोमोसोम्स। दैट्स ऑल। ओवम के बाद अब देखते हैं मेल गैमीट यानी कि स्पर्म को। तो ऊपर का ये जो पार्ट है इसे हेड बोलते हैं। अब हेड जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में ही होती है। और इसके अलावा न्यूक्लियस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और हेड का एक और मेन पार्ट होता है, यानी कि जो कि होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल होता है डिस्टल सेंट्रियोल। इसके अलावा ये जो आपको स्पाइरल दिख रहा है इसे स्पाइरल को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन स्पाइरल। इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद ये जो पीछे स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं टेल, और इसे एक और नाम से बोलते हैं फ्लैजिला। अगर आपने बैक्टीरिया पढ़ा हो तो फ्लैजिला बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इसके बाद देखते हैं आइए फर्टिलाइजेशन की मेन प्रोसेस को। सो फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? इंसेमिनेशन में जो मेल होता है वो अबाउट 3.5 ml ऑफ सीमन को फीमेल के जो वेजाइना होती है उसमें डिस्चार्ज करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इजैकुलेशन या फिर इंसेमिनेशन। और इससे अगला जो प्रोसेस है वो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो जो एक सिंगल इजैकुलेशन होता है ना, उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स वेजाइना के अंदर जाते हैं।
तो कुछ तो जो वेजाइना के एपिथेलियम में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनसे मर जाते हैं, और कुछ आगे चल के वेजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण मर जाते हैं, और बहुत ही कुछ स्पर्म्स या मेल गैमीट होते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म पर। तो इंसेमिनेशन के बाद जो स्पर्म होता है वो अपनी टेल की हेल्प से लैशिंग मूवमेंट करते हुए फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ता है। उसमें हेल्प करता है फैलोपियन ट्यूब का पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, जो कि एक हार्मोन के कारण होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसाइन। अब एक स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर लगभग 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, मगर वो फर्टिलाइज सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ही कर सकता है। तो स्पर्म के बाद अब आते हैं अराइवल ऑफ ओवम पर। तो ओवम जो रिलीज होता है उसे फेम्ब्री रिसीव करता है, और जो ओवम है वो 72 आवर्स तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सरवाइव कर सकता है, लेकिन ओनली 24 आवर के अंदर फर्टिलाइज हो सकता है सिर्फ। और जो ओवम होता है उसके आसपास ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं जो कि हिलुरोनिक एसिड से आपस में बंधे होते हैं। अब आता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है तो वो फर्टिलाइज करने के कैपेबल नहीं होता, क्योंकि उसके सरफेस पर कुछ डीकैपेसिटाइजिंग फैक्टर्स लग जाते हैं। तो उनके रिमूवल को कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले इस प्रोसेस में सबसे पहले होता है डाइल्यूशन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म का हेड होता है उसके आसपास कुछ कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स लग जाती हैं, उनका रिमूवल। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का, वो है इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ एक्रोसोम, ताकि एक्रोसोम अपने एंजाइम्स रिलीज कर सके। अब इस टाइम तक जो पहले जो स्पर्म आ रहे थे बहुत सारे, उनमें से कुछ स्पर्म तो इन प्रोसेसेस को ओवरकम नहीं कर पाते, तो वो मर जाते हैं। और इन सब को ओवरकम करने के बाद जो मेन प्रोसेस आता है वो है फ्यूजन ऑफ गैमीट। आइए अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को देखते हैं। तो जब स्पर्म सबसे पहले ओवम के कांटेक्ट में आता है तो उसमें सबसे पहले होते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म एग की सरफेस के कांटेक्ट में आया, एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिन्हें की बोलते हैं हम स्पर्म लेसेंस। तो इन सब में सबसे पहले आता है हेलुरोनाइडेज। ये क्या करता है, जो कोरोना सेल्स होते हैं कोरोना रेडियाटा में, उनको सेपरेट कर देता है, जिससे कि स्पर्म उसके अंदर जा सके। इसके बाद आते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, ये कोरोना सेल्स को, जो फॉलिकल सेल्स होते हैं कोरोना रेडियाटा बनाते हैं, उनको डिजेनरेट कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म के लिए एक पाथ बन जाता है ओवम तक का। तो एक्रोसोमल रिएक्शंस के बाद होती है स्पर्म एंट्री। एंट्री में होता क्या है, जैसे ही स्पर्म उसकी ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है, उसका साइटोप्लाज्म स्पर्म के हेड को अलग कर देता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म एग के जो मेम्ब्रेन है उसे फिर से रिफॉर्म कर देता है और जोना पेलिसुडा को हार्डन कर देता है, जिससे कि बाकी स्पर्म एंटर ना कर पाए। और सेकेंडली स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक फर्टिलाइजेशन लेयर बना देता है ओवम के अराउंड, और फाइनली स्पर्म को एनगल्फ कर लेता है। स्पर्म एंट्री के बाद होते हैं कॉर्टिकल रिएक्शंस। कॉर्टिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो ओवम होता है उसके अंदर कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर हुआ
उसके बाद जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म के आने से थोड़ी सी डैमेज हुई है उसे दोबारा से रिफॉर्म कर देते हैं, और उसके बाद ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं कि जिससे कि जोना पेलुसिडा हार्डन हो जाती है। उसके बाद आता है एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन ऑफ एग में क्या होता है कि जो बाकी के स्पर्म एंटर करने को ट्राई कर रहे होते हैं उनका ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म्स ट्राइंग टू एंटर, और उन स्पर्म का इनकैपेसिटेशन हो जाता है। उसके बाद जो फॉलिकल सेल्स होते हैं उनका डिस्पर्सल हो जाता है। और ये होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में। उसके बाद आती है कार्योगेमी, जो कि सबसे मेन प्रोसेस है अपनी फर्टिलाइजेशन की। आइए देखते हैं कार्योगेमी को। कार्योगेमी में होता क्या है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर आया है वो एक डेफाइनाइट पाथ से ओवम के न्यूक्लियस की ओर बढ़ता है, और इस पाथ को बोलते हैं कॉपुलेशन पाथ। और इस पाथ से स्पर्म का न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट के न्यूक्लियाई के पास जाके फ्यूज हो जाता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी डिप्लॉयडिक कंडीशन में आ जाता है, यानी कि उसमें क्रोमोसोम के पेयर बन जाते हैं। पहले वो हैप्लॉइड था, दोनों ही गैमेट्स हैप्लॉइड थे, उसके बाद दोनों फ्यूज हुए और डिप्लॉयड बन गए। इससे एक जाइगोट न्यूक्लियस बनता है और सेल हो जाता है जाइगोट। इस इंटरमिंगलिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट इट इज कॉल्ड कार्योगेमी। कार्योगेमी के बाद इनका जो न्यूक्लियस है वो कहलाएगा सिंकारियन। और ये जो पूरी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं सिंगेमी, यानी कि गैमेट्स का कॉम्बिनेशन। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। होप कि आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।